हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले क्लासेस में भी कुछ चर्चाएं की हैं एनसीएफ 2005 में, लेकिन हमें लगा कि हम आपको एक कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करें अपने इस क्लास के माध्यम से, जो आपके लिए परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो हमने एक अच्छा हैंड नोट्स बनाया है और अपने हैंड नोट्स के माध्यम से हम आपको टॉपिक वाइज चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये सीडीपी का आज हमारा ये पहला चैप्टर है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जिसको हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ये एनसीएफ जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसमें जो है कुल 38 अन्य सदस्य भी शामिल थे। इस कमेटी की रिपोर्ट जो है 1993 में आई थी और रिपोर्ट का नाम था शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि शिक्षा के कोई बोझ को ये कम करने की वकालत करता है कि बच्चे का जो बैग है उसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो है शिक्षा को जो है बोझ की तरह नहीं, बच्चे के असली ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाइए और बच्चे का जो बस्ते का वजन है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे ये जोर देता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, इसमें जो है 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये जो है ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल देता है। शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये जो है एनसीएफ 2005 में ये सिद्धांत दिया गया है कि शिक्षा को जो है रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। रट्टा मारने की प्रणाली जो पहले होती थी, जब आज के टाइम में तो बाल केंद्रित शिक्षा है, पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती, जहाँ पे जो है अध्यापक जो भी चीज़ें बच्चों को बताता था, बच्चे उसे सिर्फ स्मरण करते थे, याद करते थे, उसको समझने, उसके अंदर इतना डर होता था टीचर को लेकर कि सिर्फ याद कर लेते थे, भले ही वो समझ नहीं पाते थे। तो इसलिए एनसीएफ 2005 जो है शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करने की बात करता है। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, जो पाठ्यक्रम है बच्चे का वो पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित न हो, कि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान से ही न जुड़े रहें, बच्चों को बाहरी दुनिया से के नॉलेज से जोड़कर बच्चों को शिक्षा दी जाए। इस चीज़ पे ये बात करता है। कक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। एनसीएफ 2005 में ये चर्चा की गई है कि कक्षा को लचीलापन बनाया जाए, कक्षा का माहौल ऐसा हो जहाँ पे बच्चा जो है डरा हुआ ना हो, अनुशासन इतना ही हो कि उसमें बच्चा सीख सके। ऐसा ना हो कि बच्चा अध्यापक से जो है क्वेश्चन ही ना कर सके, इस तरह का दबाव रहित माहौल ना हो और बच्चे को गतिविधियों के द्वारा जोड़ा जा करके सीखने पर ही बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है कि किसी चीज़ को खुद करता है उसके बाद वो सीखता है, तो वो ज्ञान जो है बच्चे के लिए स्थायी होता है। तो ये जो है सिद्धांत इसमें दिए गए हैं कि कक्षा को जो है अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था में विद्यालय तैयार किए जाएँ। एनसीएफ 2005 का ये भी सिद्धांत है कि जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूक हों, राष्ट्र से प्रेम करें, इस तरह की उनके अंदर भावना को भरा जाए। तो ये है 5 सिद्धांत एनसीएफ 2005 के, जहाँ से परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। आपको 3 यहाँ से दे दिया, एक कोई और दे दिया। यदि आपने 5 को याद किया है तो आपके लिए वहाँ पे आंसर देना काफ़ी आसान हो जाएगा।
आइए आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के सुझाव व विशेषताएं। बालक सक्रिय एक्टिव चाइल्ड एक्टिव, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं को स्वयं सुधार करें। यहाँ पे जो है इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा जो है स्वयं से सीखे, स्वयं से जाने, यानी कि प्रैक्टिकल करे, नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा जो है गलतियां करके ही सीखता है। यदि बच्चा जो है जैसे खिलौने को तोड़ रहा है और उससे वो उसके बाद वो जोड़ रहा है तो वो वहाँ पे सीख रहा है। अब कुछ पहले लोगों की मानसिकता ऐसी बनी होती थी कि बच्चा तोड़ रहा है तो गलती कर रहा है, उसको डांटने लगते थे। लेकिन जब बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो बच्चे की जो गलतियां होती हैं वो सीखने की एक प्रक्रिया है। तो इसलिए यहाँ इस बात पे बल दिया गया है कि बच्चा जो है एक्टिव रहे, चीज़ों को स्वयं से सीखे, आजमाए और अपने उन चीज़ों में गलतियां करते हुए सुधार करे। सीखना जो है सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है? सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। बच्चा कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है। तो सीखना क्या है? सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक ही चीज़ को अगर बार बार बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा जो है वहाँ पे रुचि पैदा नहीं करेगा और सीखना भी नहीं चाहेगा। तो सीखने में जो यांत्रिकता है बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को आप एक ही चीज़ बार बार नहीं सिखाएंगे। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। सीखने की जगह पे अगर डर है, आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा डर रहा है, एकदम अनुशासन में है, तो वह बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगर वहीं पे बच्चा आनंद और संतोष से जुड़ जाए तो मतलब ये है कि कक्षा आप इन्वायरमेंट ऐसा तैयार करिए कक्षा में जहाँ बच्चा जो है अच्छे से जो है पढ़ सके, आपसे कोई भी, आप अध्यापक के तौर पे वहाँ पे हैं, चीज़ों को पूछ सकें आपसे, जो है इस तरह से आपसे जुड़ा रहे, इसे मित्रों व्यवहार आपके साथ उसका रहे, ताकि वो वहाँ पे जो भी चीज़ें समझना चाह रहा है आपसे पूछ कर पढ़ सके। अगर आप भय और आतंक का माहौल वहाँ पैदा कर देंगे, पहले से डांटते रहेंगे, तो वहाँ पे बच्चा कोई भी चीज़ें सीख नहीं पाएगा। तो ये इसमें सुधार जो है इसकी विशेषताएँ हैं कि कक्षा में जो है डर और अनुशासन का माहौल न हो। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भाषा यानी कि मदर टंग संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। बालक को जो है, बच्चा क्या है, कोई भी व्यक्ति हर जगह सीखता है, तो उसे स्कूल हो, घर हो, समाज हो, हर जगह उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। उसकी भाषा को, मदर टंग जो उसकी मातृभाषा है, उसकी संस्कृति को सम्मान दिया जाए। जहाँ बच्चा जिस भी क्षेत्र में है, जो जिस भी जगह पे पढ़ाई कर रहा है, तो उसको पहले शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ताकि उसको जो है समझने में, सोचने में, जो है चीज़ों को समझने में समय कम लगे और आसानी से वो सीख सके। अगला है बहुभाषिकता। ये जो है बहुभाषिकता पर जोर देता है एनसीएफ 2005 कि कक्षा शिक्षक 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसमें जो है भाषा के बहुभाषिकता पर बल देता है और कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है बहुभाषिकता क्या है। तो बहुभाषिकता प्रॉब्लम है, समस्या है कि ये जो है संसाधन है। आपका आंसर वहाँ हो जाएगा बहुभाषिकता एक संसाधन है। और इसमें हाँ, इसमें दिया गया है कि भाषा के 4 कौशल, लैंग्वेज स्किल की बात की गई है। सुनना, बोलना, पढ़ना, चारों पे बल दिया जाए। सुनना, बोलना, आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये चारों क्या है, भाषाई कौशल हैं। इन चारों कौशलों के विकास की बात की जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो है बच्चे के राइटिंग स्किल को ध्यान देते हुए वहाँ पे आप उसको 100 मार्क्स प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की चारों स्किल का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी जा रही है, वो अच्छे से अपनी बात को बोल पा रहा है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई भी सूचना बच्चे को जो आप सिर्फ बता दे रहे हैं, इसको ज्ञान न माना जाए कि ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब तक आप वो जो है किसी भी बात को अच्छे से संप्रेषित करके समझाएंगे नहीं तो उसके लिए ज्ञान नहीं होगी। और जब तक किसी चीज़ को के प्रति उसके अंदर समझ विकसित नहीं होगा
तब तक वो उसके लिए ज्ञान नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगला पॉइंट है, अगला है विद्यालय को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र। विद्यालय में ऐसे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए कि ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात यानी कि जो चीज़ें बच्चे को पता है सबसे पहले उसे आप बताइए, उसके बाद अज्ञात यानी जो बच्चे को नहीं ज्ञात है उसको बताइए। इससे जोड़कर बच्चे को शिक्षा दीजिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले आप मूर्त चीज़ों को बताइए यानी कि जो बच्चा देख रहा है। इसके बाद आप अमूर्त चित्रों को बताइए जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप मित्रता पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप मित्र के बारे में बताइए, क्योंकि मित्र क्या है, देखने की वस्तु है, चीज़ है। बच्चा मित्र को देख रहा है और मित्र के गुणों को तब बताएंगे जब बच्चा मित्र के बारे में जान जाएगा। मित्र का गुण क्या है, अमूर्त है। सरल से जटिल की ओर, इस सारी चीज़ों पे जो है एनसीईआरटी 2005 बल देता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इस शिक्षण सूत्र बल दिया जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे ज्ञात से अज्ञात का मतलब ये है कि जैसा बच्चे को आपको जो है नदी के बारे में बताना है, जल के बारे में, सबसे पहले बच्चे के घर में हैंडपंप होता है तो आप वहाँ से शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि गंगा नदी के बारे में आप विवरण करने बैठ जाए और बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है। सबसे पहले आप उसके हैंडपंप के बारे में बताइए। आसपास उसने तालाब देखा होगा, फिर आप उसको तालाब के बारे में बताइए। इसके बाद आप बताइए कि ये गंगा नदी है। तो इस तरह से जो है होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर शोध। जो बच्चा पहले से जानता है पहले आप उसे बताएंगे, उसके बाद आप जो है अज्ञात यानी कि जिसके बारे में बच्चा नहीं जानता है उसके बाद आपको उसे बताएंगे। ये सारी पॉइंट एनसीईआरटी की बुक से ली गई हैं। आइए देखते हैं आगे। आगे है मतलब आज से जो सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, दंड और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। बच्चे को दंड बिल्कुल देना ही नहीं है और पुरस्कार रिवार्ड्स यानी कि पुरस्कार हैं उसे आप ऐसे टाइम पे दीजिए जो उचित हो। ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे आप उसे पुरस्कार दे रहे हैं, ये उसके लिए सही नहीं होगा। कि बच्चे ने जो है 10 क्वेश्चन सही किया तो आपने 10 पे अंक दे दिया, पुरस्कार दिया, तो ये काम नहीं करना है। बच्चा जो है परीक्षा को पास कर रहा है और कभी बहुत अच्छे अंक पा गया है तो इस तरह से आप वहाँ पर उसको पुरस्कृत कर सकते हैं, बच्चे ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। लेकिन अगर बच्चा जितने क्वेश्चन का आंसर दे रहा है आप हर बार उसे पुरस्कार दे रहे हैं तो ये चीज़ का विरोध किया गया है। शैक्षिक गतिविधियों यानी जैसे कि खेल कूद हो गया, एनएसएस हो गया, नेशनल कैंप, संगीत, चित्रकला, नृत्य, ये सारे कार्यक्रम होते हैं विद्यालयों में, इसमें जो है अध्यापकों को शामिल किया जाए। इससे क्या होता है, बच्चा सोचता है कि हमारे पेरेंट्स भी शामिल होते हैं तो अपने आप को एक अच्छा प्रदर्शन देने की वहाँ पे वो कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि ऐसी जो गतिविधियाँ अगर विद्यालय में कराई जा रही हैं तो वहाँ पे जो है पेरेंट्स को शामिल किया जाए। अगला है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इसलिए जो है बच्चों को किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से रिलेटेड होने चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी मोटी पुस्तकों का विरोध किया गया है कि मोटी मोटी पुस्तकें जो होती हैं ये शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इसलिए बच्चों को जो है किताबें जो है संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगला है मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। बच्चे के पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार होना चाहिए। वो जो है जिस एज में है, जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगला है एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख सूत्र जो है बिना भार के अधिगम यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यह जो है इस पर जोर देता है। मूल्यों को दो उद्देश्य नहीं वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। जो अगर बच्चे को आप कोई मूल्य सिखाना चाह रहे हैं सिर्फ आप उद्देश्य मत दीजिए, आप खुद वही चीज़ करिए ताकि बच्चा क्योंकि जो है अनुकरण करके सीखता है, इसलिए बताया गया इसमें कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को सिर्फ आप उपदेश देकर नहीं स्थापित करेंगे। बच्चे के अंदर आप नैतिक मूल्य चाहते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल आप वहाँ पे खुद बनिए। आप जो करेंगे, जैसा आपका वहाँ पे व्यवहार होगा वो चीज़ बच्चा खुद आपको देखकर सीख जाएगा। आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बच्चे को आप बार बार बोल रहे हैं
सत्य बोलिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही बोलिए। और आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, बच्चा वहाँ पे सत्य बोलना नहीं सीखेगा। इसलिए बात की गई है कि मूल्यों को उपदेश नहीं, वातावरण द्वारा स्थापित करना चाहिए। अगला है पुस्तकालय। लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तकें पढ़ने का अवसर दें। बच्चों को जो है जो भी किताबें बच्चे पढ़ना चाहते हैं वही पुस्तक पढ़ने के लिए उसे अवसर दें। ऐसा नहीं है कि तुम आपको जो है ये केमिस्ट्री ही पढ़नी है, हिस्ट्री ही पढ़नी है, इस तरह कोई दबाव उस पर नहीं होना चाहिए। अगला है शांति शिक्षा के को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजित करना। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। महिलाओं के प्रति प्रेम, आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे जो मनोरंजन कराए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाच नृत्य कलाएँ जो होती है, इन सबकी स्थान पर है जो भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी फेस्टिवल है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, तो आप उसके बारे में बताइए कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। इस तरह से जो है आप 2 अक्टूबर मना रहे हैं तो गांधी जी के बारे में पहले बताइएगा। ये सारी चीज़ों पर बल दिया जाएगा। शिक्षक को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाए जाए। समुदाय को मानव संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दें। अगला है बालकों के चौमुखी विभाग पर आधारित परिचर्या हो। बालकों का जो पाठ्यक्रम है उसके चौमुखी विकास पर आधारित हो, जिससे बच्चे का चौमुखी विकास हो सके। सभी विद्यार्थी हो समावेशी हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। सभी विद्यार्थियों के लिए जो है समावेशी वातावरण जो है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट जो है तैयार किए जाएं। इसके बाद आता है इसी 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स में जो है कैसे जो है क्या टीचर बच्चों के लिए किस तरह क्या करना है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। बाकी हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट जरूर बताइएगा। अब जो है हम आपको एक एक चैप्टर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी इस चैप्टर में अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।